प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली की आवश्यक शर्तें। क्या बोल रहा हूँ मैं? आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली की आवश्यक शर्तें। मैंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित सभी बातें मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझा दी हैं। आप ये सभी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा, अर्थात इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। ये बात सत्य है कि हमने आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं इससे पहले लोकतंत्र की चर्चा शुरू कर दी थी, लेकिन इसका कारण है कि कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर पहले लोकतंत्र के बारे में आप एक वीडियो बनाइएगा, तो मैंने इसीलिए कल की जो वीडियो क्लास थी वो लोकतंत्र के बारे में थी। परंतु आज हम, चूँकि ये एक टॉपिक रहा हुआ था, शेष था क्या कि हमने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में जितनी प्रणालियाँ थी उन सभी की चर्चा की, मगर ये नहीं बतलाया कि एक आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए कौन कौन सी शर्तें अति आवश्यक हैं जिनकी पूर्ति होना बेहद ज़रूरी है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली की आवश्यक शर्तों की बात कर रहे हैं। कल से हम पुनः लोकतंत्र के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में लोकतंत्र के जितने भी सिद्धांत हैं, लोकतंत्र के जितने भी समकालीन सिद्धांत हैं, इन सब के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। मतलब लोकतंत्र की अवधारणा को, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को मैं समग्र रूप में समझाऊंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आज तो हम केवल आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली की आवश्यक शर्तों की चर्चा कर रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ, हम कल से लोकतंत्र की अवधारणा पर ही चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो आप जो प्रतिदिन हम राजनीति विज्ञान विषय पर एक लेक्चर अपलोड करते हैं, उसकी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में आप अपने मित्र मंडली के जो विद्यार्थी हैं जो राजनीति विज्ञान विषय से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भाई उनको हमारी वीडियो शेयर जरूर करना भूल ना करें। अब आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली की आवश्यक शर्तों को आप ठीक से समझें। सबसे पहले तो ध्यान दें कि यहाँ मैं ये जो आवश्यक शर्तें केवल भारत के संदर्भ में नहीं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में एक आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली कौन सी हो, जिसमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित होना जरूरी हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं। फिर चाहे वह भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, स्विट्जरलैंड हो, दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश क्यों ना हो जहां पर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ये बात सत्य है कि तानाशाही शासन प्रणाली में भी किसी न किसी रूप में व्यवस्थापिकाओं का चुनाव करवाया जाता है, चाहे वह औपचारिक ही क्यों ना हो। तो यहाँ तो हम वास्तव में जो आवश्यक शर्तें हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में एक राजनीतिक प्रतिनिधि कहते किसे हैं। हालांकि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन ये शर्तें तभी समझेंगे जब आप ये समझें कि राजनीतिक प्रतिनिधि कहते किसे हैं। तो मैंने इसके लिए आपके लिए डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम से आप राजनीतिक प्रतिनिधि किसे कहते हैं और एक आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, ये सब बातें आप इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, मैंने इधर नोट किया है जनता। आप यदि राजनीतिक प्रतिनिधि को चुनने की बात लेते हैं तो वहाँ पर जनता के स्थान पर मतदाता आ जाएगा, क्योंकि सभी को जो है वोट देने का अधिकार थोड़ा होता है भाई। इसके लिए जैसे मैंने इसकी पहली शर्त बताई है कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की जाए कि भी कम से कम जो है 18 वर्ष या 21 वर्ष का व्यक्ति होना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले व्यक्ति में राजनीतिक चेतना
जागरूक नहीं होती है। मतलब वास्तविक रूप में 18 वर्ष से पहले व्यक्ति में राजनीति का ज्ञान नहीं होता है, वास्तविक रूप में उसमें राजनीतिक चेतना नहीं होती है। इसलिए पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में कहीं पर किसी देश में 18 वर्ष वयस्क की आयु मानी गई है, कहीं पर 21 वर्ष मानी गई है, लेकिन आदर्श आयु 18 वर्ष है। ठीक है, अब इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले ध्यान दें, यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधि किसको कहेंगे? वह व्यक्ति, क्या बोल रहा हूँ मैं, वह व्यक्ति, मैंने यहाँ नोट भी किया है, व्यक्ति राजनीतिक प्रतिनिधि, वह व्यक्ति जिसे जनता राजनीतिक शक्ति सुपुर्द करती है वह राजनीतिक प्रतिनिधि कहलाता है। या जनता जिस व्यक्ति को निर्वाचित करती है, जनता जिस व्यक्ति को राजनीतिक शक्ति सुपुर्द करती है, निर्वाचित करके चुन के, उसे राजनीतिक प्रतिनिधि कहा जाता है। कैसे? जैसे जनता ने राजनीतिक शक्ति सुपुर्द की एक व्यक्ति को, मतलब जनता ने व्यक्ति को चुन दिया, अपने मत दे दिए उम्मीदवार को, भी हमारा उम्मीदवार है, हम इसको मत दे रहे हैं, वह जो है विजयी हो गया, निर्वाचित हो गया, तो राजनीतिक प्रतिनिधि बन गया। इसलिए आप ये कहेंगे कि जिस व्यक्ति को जनता राजनीतिक शक्ति सुपुर्द करती है या जनता जिस व्यक्ति को चुनती है, निर्वाचित करती है, उसे राजनीतिक प्रतिनिधि कहा जाता है, जैसे विधायक, सांसद। ठीक है, अब हमें तो आज की वीडियो में किसकी बात करनी है कि जो ये राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक, सांसद, समझना है, जैसे विधायक, सांसद है भाई। अब जो ये राजनीतिक प्रतिनिधि है, इसका निर्वाचन करने के लिए कौन कौन सी प्रणालियां होती हैं, इन सब प्रणालियों की चर्चा मैंने अलग से कर दी है, हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। मुख्यतः राजनीतिक प्रतिनिधित्व की 3 प्रणालियां होती हैं। कौन कौन सी? क्षेत्रीय, प्रादेशिक या भौगोलिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, नंबर 1। दूसरी व्यावसायिक या कार्यात्मक, प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, और तीसरी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। मैंने इन तीनों ही प्रणाली के ऊपर अलग अलग वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। अब मूल बात यह है कि इन तीनों प्रणाली की चर्चा तो कर दी हमने, लेकिन एक आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक होती हैं? आदर्श का मतलब एक ऐसी प्रणाली जिसकी तरह पूरी दुनिया में सभी देशों को पहुंचना चाहिए। मतलब उस आदर्श की प्राप्ति के लिए सभी देशों की राज व्यवस्थाओं को प्रयास करना चाहिए, वो कहलाता है एक आदर्श। अब ये इसमें जो मैंने आपको 12 आवश्यक शर्तें बतलाई हैं, ध्यान दें, नोट कीजिए, मैंने यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैंने नोट कर दिया है, आप इनको समझिएगा। तो सभी देशों की सरकारों के द्वारा किसी न किसी रूप में कानून बना करके, और जो ये भाई आवश्यक शर्तें हैं ना, इनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि किसी देश की राज्य व्यवस्था में प्रतिनिधित्व की प्रणाली में ये सब बातें मौजूद हैं, तो वास्तव में वह आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहलाएगी। अब ध्यान दें, आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं? मतलब ये शर्तें यदि पूरी होती हैं तो वहाँ या उस देश के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया गया है। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ कि वास्तविक रूप में जितने भी उदारवादी शासन प्रणाली वाले देश हैं, उदारवादी शासन प्रणाली वाली देश हैं, उनमें ये ज़्यादातर शर्तें पूरी होती हैं, जबकि सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणालियों में ये लक्षण नहीं मिलते हैं, ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली मौजूद नहीं है। कहाँ? सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली में, जबकि उदारवादी शासन प्रणाली में ये शर्तें मौजूद होती हैं। अब ध्यान दें, जैसे भाई चीन है, सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली वाला देश कहलाता है, और भारत है, अमेरिका है, जापान है, ये देश उदारवादी शासन प्रणाली वाले देश हैं, जिनमें ये ज़्यादातर शर्तें पूरी की गई है। अब आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं? मैंने यहाँ नोट किया, अनेक शर्तें आवश्यक हैं इसके लिए, जिसमें विशेषकर 12-13 शर्तें हैं जिनकी पूर्ति होना अति आवश्यक है। नंबर 1, अब समझिए इनको एक एक को। नंबर 1, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात आदर्श
राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए ये ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि वहाँ चाहे देश कोई भी क्यों ना हो भाई, भारत हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, स्विट्ज़रलैंड हो, दुनिया का कोई भी देश हो, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब वास्तविक रूप में वहाँ ये बात सत्य है कि वयस्क की आयु किसी देश में 18 है, कहीं 21 है, मगर आदर्श जो आयु मानी गई है 18 वर्ष मानी गई है। क्यों मानी गई है? इसलिए मानी गई है कि भाई 18 वर्ष का एक मनुष्य जब हो जाता है तो उसमें राजनीति का ज्ञान आ जाता है, उसमें राजनीतिक चेतना आ जाती है, वास्तविक रूप में उसे राजनीति का ज्ञान हो जाता है। वास्तविक रूप में इस आयु में आकर के व्यक्ति अच्छे बुरे का निर्णय ठीक से ले सकता है, इसलिए आदर्श आयु 18 वर्ष मानी गई है। तो यहाँ इसकी पहली शर्त यह है कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होनी चाहिए। आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए जरूरी है क्या कि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। देखो, निर्वाचन क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। जब किसी निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक स्थान के लिए या वहाँ पर एक ही स्थान होता है, एक ही सीट होती है, उसके लिए चुनाव कराए जाते हैं तो उसे एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। मतलब जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में उस निर्वाचन क्षेत्र को वास्तविक रूप में केवल एक प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था की जाती है। मतलब उस निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, या एक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही स्थान हो तो उसे एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमारे भारत के अंतर्गत जो हमारी संसद है, और संसद में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो एक संसदीय क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसे एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो इसलिए आदर्श राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की जरूरी है कि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, बहुसदस्य नहीं होने चाहिए। बहुसदस्य क्या मतलब क्या होता है? बहुसदस्य का मतलब होता है जब किसी निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक सदस्य चुने जाने हों, या एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक स्थान हों, एक से अधिक सीटें हों। कैसे? जैसे हम भारत का उदाहरण देते हैं, भारत की संसद का दूसरा सदन है कौन? राज्यसभा। तो राज्यसभा वास्तविक रूप जब हम निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान है, जैसे संघ राज्य हमारे भारत में, तो भारत में जितने भी जो राज्य हैं ना, प्रांत हैं, संघ की इकाइयाँ हैं, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो ये राजस्थान अपने आप में एक निर्वाचन क्षेत्र बन जाता है राज्यसभा के लिए, और राजस्थान से 10 प्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं राज्यसभा में, तो ये बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है। तो एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र जो होता है तो निर्वाचन क्षेत्र छोटा होता है। जब छोटा होता है तो इसमें जो निर्वाचक होते हैं, मतलब मतदाता अर्थात निर्वाचक और राजनीतिक प्रतिनिधियों में मधुर संबंध होता है, एक दूसरे से ठीक से परिचित होते हैं, एक दूसरे की समस्याओं से ठीक से अवगत हो सकते हैं। किसमें? एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। बहुत सदस्य होगा तो वही निर्वाचन क्षेत्र बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान राज्यसभा की जब बात आती है तो राजस्थान पूरा एक निर्वाचन क्षेत्र बन जाता है, और यहाँ से 10 प्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं। कहने का मेरा भावार्थ ये है। तो वास्तविक रूप में यहाँ जो है प्रतिनिधि और निर्वाचकों के मध्य इतना मधुर संबंध या इतना परिचय नहीं हो पाता जितना कि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में होता है। ठीक है भाई। इसलिए दूसरी शर्त है एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। तीसरा है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, पृथक नहीं। जैसे वास्तविक रूप में यहाँ पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब होता है कि संप्रदाय विशेष के लिए अलग अलग रूप में चुनाव की व्यवस्था की जाए। जैसे हिंदुओं के लिए अलग से, मुसलमानों के लिए अलग से, सिखों के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली में हम मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले वास्तविक रूप में हमारे भारत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता था। मतलब सिख को चुनता था, हिंदू को, मुसलमान को मत देता था, तो वो पृथक निर्वाचन प्रणाली कहलाती थी। तो यहाँ आदर्श
प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए जरूरी है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं हो बल्कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। मतलब इसमें किसी वर्ग विशेष से कोई मतलब नहीं है। एक निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविक रूप में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली हो जिसमें उम्मीदवारों को चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी मत देंगे, जैसा कि हमारे भारत में इस समय संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को ही अपनाया गया है। अगला, अब आप देखिएगा भारत की बात आती तो पहली शर्त ही पूरी हो रही है, दूसरी शर्त ही पूरी हो रही है, तीसरी शर्त ही पूरी हो रही है, और अमेरिका में तो है ही ये सारी बातें। चौथा है प्रत्यक्ष निर्वाचन होने चाहिए और गुप्त मतदान की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। नोट कीजिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए जरूरी है कि जो उम्मीदवार होते हैं उन उम्मीदवारों का प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचन हो, मतलब सीधा स्वयं जनता उनको चुन करके भेजे। जैसे मैं भारत की बात करता हूँ तो लोकसभा के सदस्यों को कौन चुन करके भेजते हैं? जनता चुनकर भेजती है, प्रत्यक्ष रूप में चुन करके भेजती है। तो भारत में ये शर्त पूरी हो रही है। लेकिन भारतीय संसद का दूसरा सदन है राज्यसभा, राज्यसभा एक सदस्यों की क्या जनता प्रत्यक्ष रूप में चुनती है? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचन होता है। तो आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचन होने चाहिए और इसी के साथ में गुप्त मतदान की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। गुप्त मतदान का मतलब ये है कि जब उम्मीदवारों को चुना जाता है तो उस समय मतदाताओं के द्वारा गुप्त रूप में अपने मत दिए जाने चाहिए। यहाँ खुले रूप में नहीं होना चाहिए। खुले रूप का मतलब होता है हाथ खड़ा कर करके जो है किसी के पक्ष या विपक्ष में मतदान करना, किसी का समर्थन करना या किसी का विरोध करना, हाथ ऊंचा कर कर, मतलब ओपन में, खुले में। तो इसके लिए आदर्श प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए जरूरी है कि गुप्त मतदान की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। हमारे भारत में लोकसभा के चुनावों के अंतर्गत आप स्वयं देखिएगा गुप्त मतदान की प्रणाली या खुला मतदान की प्रणाली, गुप्त मतदान की प्रणाली को अपनाया गया है। श्रेष्ठ प्रणाली है ये, ठीक है। तो हमारे भारत में आप देखिएगा चौथी जो है शर्त भी पूरी हो रही है, अमेरिका में भी पूरी हो रही है ये शर्त, है ना। पांचवा है राजनीतिक दलों का संगठन राजनीतिक व आर्थिक आधारों पर होना चाहिए। अर्थात वास्तविक रूप में एक आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए ये जरूरी है कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका संगठन वास्तविक रूप में राजनीतिक व आर्थिक आधारों पर होना चाहिए। भाई राजनीतिक दृष्टि से उनके क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, और आर्थिक दृष्टि से उनके क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, इसके आधार पर राजनीतिक दलों का जो है संगठन होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों का जो संगठन होता है अक्सर, जैसा कि हम देखते हैं राजनीतिक दलों की जब हम परिभाषा देते हैं तो उस परिभाषा के अनुरूप आज के जो राजनीतिक दल वो राजनीतिक दल ही नहीं कहलाते हैं, उनको केवल गुट कह सकते हैं हम। उनकी ना अपनी कोई निश्चित विचारधारा है, ना अपने कोई निश्चित सिद्धांत हैं। अरे भाई, बिना विचारधारा के, बिना सिद्धांत के फिर वो क्या चाहते हैं, देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। इसलिए जरूरी है क्या कि राजनीतिक दलों का संगठन राजनीतिक व आर्थिक आधार पर होना चाहिए। छठा है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए जो अगली शर्त है छठी, वो ये है क्या कि प्रादेशिक, देखो आप ध्यान देंगे, यहाँ प्रादेशिक को क्षेत्रीय भी कहते हैं, भौगोलिक भी कहते हैं। जैसे कि मैंने क्षेत्रीय, प्रादेशिक या भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, ये शर्त जरूरी है। जैसे आप स्वयं देखिएगा हमारे भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई इसमें वास्तविक रूप में पूरे क्षेत्र को वास्तव में विभाजित कर दिया जाता है, पहले विभक्त कर दिया जाता है और उसके बाद में वहां से प्रतिनिधियों का, उम्मीदवारों का चुनाव करवाया जाता है। मतलब सबसे पहले पूरे क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और उसके बाद में एक एक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक उम्मीदवार चुन करके आता है। अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य चुनकर आता है। मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक स्थान होता है, एक सीट होती है, वो चुन करके वहाँ से आता है। तो वास्तविक रूप में यहाँ जो आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली की बात आती है, इसलिए जरूरी है कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, ना कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में मान के चला जाता है कि पूरे क्षेत्र का अपना एक सामान्य हित होता है, इसलिए वास्तविक रूप में यहाँ सभी व्यक्ति एक ही प्रतिनिधि को चुन करके भेजे, एक उम्मीदवार को चुन करके भेजे। जबकि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत तो जितने भी जो वर्ग होते हैं समाज के अंतर्गत, उन सभी जो है वर्गों को अपने अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाता है।
तो यहाँ आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए जरूरी है कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं हो, प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं हो, बल्कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, जैसा कि हमारे भारत में इसको अपनाया गया है। नेक्स्ट 7वां है व्यवस्थापिका के प्रथम सदन का कार्यकाल उचित होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। क्या व्यवस्थापिका के प्रथम सदन का कार्यकाल उचित होना चाहिए, क्या मतलब है, समझे इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जब व्यवस्थापिका के संगठन की बात आती है तो व्यवस्थापिका के संगठन के संदर्भ में 2 प्रकार के सिद्धांत हैं। एक सदनीय व्यवस्थापिका का सिद्धांत, द्विसदनीय व्यवस्थापिका का सिद्धांत। एक सदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत का मतलब होता है कि व्यवस्थापिका में केवल एक ही सदन होता है, जैसे कि चीन में उस सदन का नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, एक सदन है वहाँ, ठीक है। परंतु यहाँ बात आ रही है प्रथम सदन, इसका मतलब दूसरा सदन भी है। और हमारे भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, जापान में, स्विट्जरलैंड में इत्यादि अनेकों देश हैं, द्विसदनीय 2 सदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत का अपनाया गया है। मतलब यहाँ व्यवस्थापिका में 2 सदन हैं, जैसे भारत में 2 सदन हैं, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा। ब्रिटेन में भी 2 सदन हैं, कौन कौन, लोक सदन और लॉर्ड सभा। अमेरिका में भी 2 सदन हैं, कौन कौन, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। तो यहाँ बात आई है कि व्यवस्थापिका के प्रथम सदन का कार्यकाल उचित होना चाहिए। तो प्रथम सदन, भारत में प्रथम सदन कौन है? कौन है? लोकसभा, ठीक है। इसके बाद में ब्रिटेन में प्रथम सदन कौन है? लोक सदन। अमेरिका में कौन है? प्रतिनिधि सदन। तो यहाँ एक आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि भाई प्रथम सदन का कार्यकाल उचित होना चाहिए। तो जैसे भारत में जो प्रथम सदन है लोकसभा है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। तो मैंने कहा है कि यहाँ ब्रैकेट में लिखा 4 से 5 वर्ष, मतलब उचित कार्यकाल 4 से 5 वर्ष माना गया है। तो हमारे भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो यहाँ केवल प्रथम सदन की बात की गई है, अर्थात प्रथम सदन का कार्यकाल उचित होना चाहिए, और उचित ये है कि उसका कार्यकाल 4 या 5 वर्ष होना चाहिए। ये एक आदर्श कार्यकाल माना गया है, ध्यान रखना है। तो प्रथम सदन कि क्यों? क्योंकि प्रथम सदन जनता का प्रतिनिधि सदन होता है। प्रथम सदन में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित व्यक्ति होते हैं, जनता प्रत्यक्ष रूप में इनको चुन करके भेजती है। तो भारत में लोकसभा के जो सदस्य हैं जिनको सांसद कहते हैं, तो सांसद हम मतलब जनता प्रत्यक्ष रूप में चुन करके भेजती है। तो प्रथम सदन जनता का प्रतिनिधि सदन होता है, इसलिए उसका कार्यकाल उचित होना बेहद जरूरी है, ध्यान रखना है। अगला है 8वां, उपचुनावों की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए एक जरूरी है, क्या जरूरी है कि भाई हो सकता है किसी राजनीतिक प्रतिनिधि की, मतलब विधायक सांसद, किसी राजनीतिक प्रतिनिधि की कार्यकाल से पूर्व मृत्यु हो जाए, तो फिर उस रिक्त स्थान को कैसे भरें? तो इस रिक्त स्थान को भरने के लिए उपचुनावों की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या हमारे भारत में उपचुनाव की व्यवस्था नहीं है? यस, उपचुनाव की व्यवस्था है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में उपचुनाव की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो ये आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए आवश्यक शर्त है। हमारे भारत में इसको भी अपनाया गया है, इसको भी अपनाया गया है। मतलब अभी तक जो मैंने यहाँ 8 शर्तों तक पहुँचा हूँ, हमारे भारत में 8 शर्तें अपनाई गई, इसलिए हमारे यहाँ वास्तव में आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। यस, और हमें क्या चाहिए? अगला 9वां, नागरिकों को संकीर्ण आधारों पर नहीं, संकुचित मतलब जिसमें स्वार्थ निहित हो, अपने स्वार्थ के लिए, नागरिकों को संकीर्ण आधारों पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में मतदान करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये भाई। वास्तव में आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए ये आवश्यक शर्त है, क्या कि जब मतदाता, निर्वाचक, जिसको निर्वाचक भी कहते हैं, जब मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, अपना मत देते हैं उम्मीदवार को, समझ रहे हैं ना, उम्मीदवार को जब अपना मत देते हैं तो मत देते समय वो ये देखें कि वो संकीर्ण आधारों पर मतदान नहीं करें, बल्कि राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में मत का प्रयोग करना चाहिए। कि आज हमारे देश के सामने, हमारे राष्ट्र राज्य के सामने
कौन सी समस्या है, उस समस्या को ध्यान में रखते हुए मतदान करना चाहिए, ना कि संकीर्ण, क्या, ना कि संकीर्ण स्वार्थों, अपने हितों, क्षेत्रीय हितों के आधार पर, बल्कि राष्ट्रीय हितों के आधार पर मतदान का प्रयोग करना चाहिए। इसकी आवश्यक शर्त है। यस। अगला 10वां है निर्वाचित प्रतिनिधियों को, आप ध्यान दें, निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे विधायक सांसद, समझेंगे भाई, निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब जैसे विधायक सांसद, ठीक है। हाँ, यहाँ मैं एक बात बताऊँगा आपको, मैंने यहाँ लिखा है विधायक सांसद। देखो भाई, जब हम पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाएगा। देश विशेष में चाहे नाम अलग अलग दिया गया हो, जैसे हमारे भारत में संसद के सदस्य को सांसद कहा जाता है, अमेरिका में सीनेट के सदस्य को सीनेटर कहा जाता है, ब्रिटेन में लॉर्ड सभा के सदस्य को पीयर कहा जाता है, वो एक अलग बात है, नाम दे देगा। लेकिन जब हम वैज्ञानिक तरीके से पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो व्यवस्थापिका के सदस्यों को विधायक कहा जाएगा। नोट कीजिएगा, क्या कहा जाएगा, विधायक। मैंने देखा है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी विधायक का मतलब केवल जो भारत के अंतर्गत विभिन्न प्रांत हैं, उन प्रांत में जो विधानसभाएं होती हैं ना, उन विधानसभाओं के सदस्यों को भी विधायक मान बैठते हैं। नहीं भाई, विधायक शब्द तो वास्तविक रूप में एक वैज्ञानिक शब्दावली है। जब पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और राज्य व्यवस्था में जब व्यवस्थापिका का अध्ययन किया जाता है तो व्यवस्थापिका के सदस्यों को वैज्ञानिक रूप में विधायक कहा जाता है। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया। अब 11वां है 10वां, निर्वाचित प्रतिनिधियों का भी पूरा नहीं हुआ है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थानीय हितों के स्थान पर राष्ट्रीय हितों को महत्व देना चाहिए। मतलब वास्तविक रूप में आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जैसे विधायक सांसद, आप वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करें तो विधायक कहेंगे। निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब विधायक। निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थानीय हितों के स्थान पर राष्ट्रीय हितों को महत्व देना चाहिए। मतलब वास्तविक रूप में जब स्थानीय हित और राष्ट्रीय हित में चुनने की बात आती है तो भाई वास्तव में प्राथमिकता राष्ट्रीय हितों को देनी चाहिए, ना कि स्थानीय हितों को। और जब परिवार के हित और स्थानीय हितों को चुनने की बात आती है तो फिर स्थानीय हितों को महत्व देना चाहिए, ना कि परिवार के हितों को। इसलिए वास्तविक रूप में यहाँ जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, मतलब जैसे विधायक सांसद हैं, उनको अपने स्थानीय हितों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय हितों को महत्व देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उम्मीदवार निर्वाचित होने के बाद में वास्तविक रूप में पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। क्या कहा है मैंने? पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। लोकसभा के सदस्यों को हम चुन करके भेज देते हैं, ठीक है, संसदीय क्षेत्र चुन करके भेजा है, एक निर्वाचन क्षेत्र है उसे चुन करके भेजा है, लेकिन चुनने के बाद वो लोकसभा में बैठता है तो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात। इसलिए राष्ट्रीय हितों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 11वां है जनता व प्रतिनिधियों के बीच उचित संपर्क रहना चाहिए। आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए ये शर्त पूरी होना बेहद जरूरी है। क्या? जनता व प्रतिनिधियों, जनता का मतलब वास्तविक रूप में यहाँ मतदाता या निर्वाचक कह सकते हैं आप, मतदाता या निर्वाचक, ठीक है भाई। जनता व प्रतिनिधियों के बीच उचित संपर्क रहना चाहिए। मतलब वास्तविक रूप में आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए जरूरी है कि जनता में और प्रतिनिधि का मतलब विधायक सांसद, भाई जनता ने जिनको चुन करके भेजा है, निर्वाचकों ने जिनको चुन करके भेजा है, मतदाताओं ने जिनको चुन करके भेजा है, तो जनता और प्रतिनिधियों के बीच में उचित संपर्क रहना चाहिए। और वो उचित संपर्क कब होगा? जबकि वहाँ एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होगा, क्योंकि बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होगा तो निर्वाचन क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो फिर जनता और प्रतिनिधियों के बीच संपर्क हो ही नहीं सकेगा। इसलिए एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होना बेहद जरूरी है। मैंने यहाँ पर ये बात आपको समझा भी दी है दूसरी शर्त में, ये इससे जुड़ी हुई है, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। अर्थात जनता व प्रतिनिधियों के बीच उचित संपर्क तभी रहेगा जबकि वहाँ पर एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों को अपनाया जाएगा। अगर बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है तो जनता और प्रतिनिधियों के बीच में उचित संपर्क नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है। बड़ा निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण प्रतिनिधि सभी व्यक्तियों से संपर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 12वां शर्त,
एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग की देख रेख में चुनाव होने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट कीजिएगा। एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग की देख रेख में चुनाव होने चाहिए। मतलब आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए ये शर्त पूरी होना बेहद ज़रूरी है। क्या? कि वहाँ एक स्वतंत्र, कोई भी देश हो, एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, या एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग की देख रेख में चुनाव होने चाहिए। मैं आपको उदाहरण दूंगा। जैसे भारत में मुझे बताइए, जब केंद्रीय स्तर के चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो वास्तव में क्या चुनाव आयोग की देखरेख में चुनाव नहीं होते हैं? यस, चुनाव आयोग की देखरेख में चुनाव होते हैं। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 समझ गए? मतलब विशेषकर 324 के अंतर्गत अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि जो चुनाव होंगे वह चुनाव आयोग की देखरेख में होंगे। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारे भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग है या नहीं है। क्या जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग की देखरेख में होते या नहीं होते हैं? तो मुझे बताइए, यहाँ तक हम आ गए, क्या भारत में सारी शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं? यस, सब शर्तें पूरी हो रही। इसलिए मैं कह सकता हूँ, पूर्ण विश्वास है कि हमारे भारत में वास्तविक रूप में आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली की सभी शर्तें मौजूद हैं। अरे भाई, इसलिए तो कहा जाता है कि भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमें बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। और हमें क्या चाहिए? और फिर ये बात मैं कह ही चुका हूँ आपको कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली से अच्छी प्रणाली कोई हो नहीं सकती, और इसके लिए प्रतिनिधियों का चुनाव जरूरी है। और प्रतिनिधियों का चुनाव जरूरी है तो उसके लिए हमने जितनी भी आदर्श प्रतिनिधि की प्रणाली के लिए आवश्यक शर्तें, वो सब शर्तें पूरी कर ली हैं। और क्या चाहिए हमें? नेक्स्ट आगे बढ़ें। और चुनाव संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए कड़े कानून होने चाहिए। मतलब जब चुनाव होंगे तो चुनाव में ये डेफिनेटली है, निश्चित अपराध होंगे, तो उन अपराधों की रोकथाम के लिए कड़े कानून भी होने चाहिए। हमारे भारत में यह शर्त भी पूरी होती है। आप पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं में जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ अपनाई गई हैं, आप इन मापदंडों के आधार पर, इन शर्तों के आधार पर देख सकते हैं कि वहाँ पर ये सब शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। और ये शर्तें यदि पूरी हो रही हैं तो आप पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि वहाँ पर आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया गया है। हमारे भारत में ये सब शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली की सभी शर्तें पूरी की गई हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट डे से हम लोकतंत्र की अवधारणा या लोकतंत्रीय शासन प्रणाली पर क्रमशः चर्चा करेंगे। और मैं मेरे प्रणव से प्यारे विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि मैं चाहे कोई भी अवधारणा आपको समझा रहा हूँ भाई, उसको व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में समझाता हूँ मैं। कभी कभार अपवाद ज़रूर हो जाता है कि जब विद्यार्थियों की लगातार मांग होती है कि सर इस अवधारणा पर आप पहले वीडियो अपलोड कीजिएगा, तो व्यवस्थावश मैं उसको अपलोड कर देता हूं। अन्यथा मैं व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में ही कोई भी अवधारणा यदि ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, तो भाई उसको पहले पूर्ण करके उसके बाद में अगली अवधारणा या सिद्धांत की चर्चा करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, आप आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली की जो आवश्यक शर्तें हैं 12-13, इन सबको ठीक से समझ गए होंगे। एग्ज़ाम में किसी भी रूप में शर्तों से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, मैं विश्वास से कहूँगा कि आप गलती नहीं करेंगे। आपको मेरे विश्वास की कदर करनी है। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच।